चलो करें शुरू। ये नहीं शुरू कर सकते। सभी को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। स्क्रीन दिख रही होगी? मैम। यस मैम। ठीक है। देखो, हमने कल पढ़ लिया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान शेष होता क्या है, उसका इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आगे आज हमें करना है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रेंड्स क्या रहे हैं, यानी कि आपका इंडिपेंडेंस से लेकर अभी तक की उसकी प्रवृत्तियां कैसी हैं, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसमें देखो, पहले बेसिकली बात यह है कि जब भी आप ट्रेंड पढ़ रहे हो इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के, तो आपको ये चीज देखनी है कि कौन सा टाइम पीरियड में वो फेवरेबल था, कौन से में वो अनफेवरेबल था। फेवरेबल के रीजंस क्या थे, छोटे मोटे वो देने हैं, डिटेल में नहीं देना। बेसिकली ट्रेंड का मतलब यही होता है अगर यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, हम प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं, तो हमें बस ये बताना है कि कौन से टाइम पीरियड के अंदर उसकी क्या सिचुएशन थी, यानी कि उसमें डेफिसिट चल रहा था या सरप्लस चल रहा था, यानी कि क्या वो प्रतिकूल था या फिर वो अनुकूल था। ठीक है। जैसे कि अगर हम प्री प्लानिंग पीरियड की बात करें, प्री प्लानिंग पीरियड, और बेसिकली ये जो सब चीजें है ना, हम इंडिपेंडेंस के बाद से देखते हैं। तो प्री प्लानिंग पीरियड कौन सा हो जाएगा? प्री प्लानिंग पीरियड हो जाएगा यानी कि जो योजना, जो हमारी ये जो 5 ईयर प्लान हमारे शुरू हुए थे 1951 में, उससे पहले और इंडिपेंडेंस के बाद का टाइम। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने यहाँ पे प्लान्स के अकॉर्डिंग अपना टाइम पीरियड बांट रखा है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में कैसा था, सेकंड में कैसा था, थर्ड में कैसा था। इन्होंने उस तरीके सारे सब कुछ बांट रखे हैं। अब ये जो चीज है ना गाइस, एक सेकेंड। ठीक है, तो आपको फिलहाल इसके अंदर ये पढ़ना है कि यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड में कैसी कैसी क्या सिचुएशन रही थी। ठीक है। तो इसमें आपको बेसिकली याद क्या करना है, इसमें आपको इसका डाटा याद करना है कि मतलब इसका एग्जैक्ट डाटा ना भी याद हो, लेकिन आसपास की आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड में डेफिसिट में था और कौन से टाइम पीरियड में इसमें सरप्लस में था। और एक बात और ध्यान रखना कि जो आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना, मोस्टली मतलब सिर्फ शायद 1 या 2 बार ही फेवरेबल था, अदरवाइज वो हर टाइम पे अनफेवरेबल ही रहा है, यानी कि उसमें डेफिसिट की कंडीशन ही रही है। किसी को ये डिटेल में ना याद हो ना, तो भले ये जो टेबल देखो, इसमें आगे टेबल दे रखी है, ये टेबल दिख रही होगी सभी को, ठीक है ना? ये टेबल देख लो, इसमें से देख लो 2 बार आपका क्या नाम है फेवरेबल कंडीशंस दिखाई गई हैं, अदरवाइज मोस्टली ये कैसा दिखाया गया है कि इसमें नॉर्मली क्या है, आपका अनफेवरेबल ही रहा है। ठीक है। इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगी, इसको आप खुद पढ़ोगे कि इसके ट्रेंड्स क्या थे, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद करने का है कि 11 5 ईयर प्लान में क्या था। और कल ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि अनफेवरेबल किसे बोलते हैं और फेवरेबल किसे बोलते हैं। ठीक है ना? ये चीज मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ। कर लोगे?
सिर्फ 2 बार अभी तक में, 2 टाइम पीरियड में ही आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहा है, अदरवाइज मोस्टली अनफेवरेबल ही रहा है। ठीक है ना? Yes, ma'am. तो इस चीज को आप मैम ये पढ़ना। बोलो। मैम ये एग्जाम में आ सकता है कि भुगतान से बिल्कुल शेष की बिल्कुल आ प्रवृत्तियां सकता बताओ। है। हाँ, उसकी प्रवृत्तियां बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट की सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है। देखो, एक एक डाटा तो सबको पता है, किसी को याद नहीं होगा। एग्जैक्ट अमाउंट किसको याद होगा, और इतनी अमाउंट तो ऑब्वियसली बात है किसी को याद नहीं। तो मेन जो आपको इसमें ध्यान रखना है ना, वो ये याद रखना है कि फेवरेबल कौन से टाइम पीरियड में था और अनफेवरेबल कौन से में है। और इसमें भी आपको दिख रहा है कि जब मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ 2 ही बार फेवरेबल रहा है, उसके अलावा तो हमेशा अनफेवरेबल ही रहा है, तो इसका मतलब आपको सिर्फ वो टाइम पीरियड देखना है जब आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल रहा है। बाकी सारे टाइम पीरियड में तो आपका अनफेवरेबल ही रहा है। ठीक है। और रही बात आपके जो ये 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड, तो आपको पता ही होने चाहिए। ये तो आपको टिप्स पे याद होना चाहिए कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड क्या था, सेकंड का क्या था, थर्ड का क्या था, फिर उसके बाद 3 1 ईयर प्लान आए थे, फिर फोर्थ का, फिफ्थ का, सिक्स का, एंड ऐसे ही करके आपके जो 12 5 ईयर प्लान अभी तक रहे हैं, ठीक है, नीति आयोग आने से पहले तक के सभी के टाइम पीरियड आपको पता होने चाहिए कि कौन से टाइम पीरियड पे कौन सा प्लान चल रहा था। ये बीइंग अ इकोनॉमिक स्टूडेंट आपको याद होने चाहिए। ठीक है ना? अच्छा चलो, मैंने कल एक क्वेश्चन बोला था कि याद होगा क्वेश्चन, क्या बोला था मैंने पता करने के लिए तुम्हें? Yes, ma'am. Capital receipt or payment. हाँ, तो क्या होती है जरा बताओ। मैम उसकी डेफिनेशन थोड़ी अलग है। क्या है बताओ। पढ़ के बता रहे हैं मैम। पढ़ के क्यों बताने, तो पता करके आना था। हाँ मैम, स्क्रीनशॉट लिया, उसमें कुछ समझ नहीं रेखा, आया। अपना माइक करो। रेखा, अपना माइक म्यूट करो। हाँ जी, बोलो बाकी सब तो बोल रहे थे कैपिटल वाली बात। मैम कैपिटल रिसिप्ट वो होते हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा लोन लिया जाता है पब्लिक से। अच्छा, और आप मेरा क्वेश्चन नहीं समझे थे, पता है मैंने मेन बोला था आपको कि कैपिटल का मतलब पता करके आना। ममता के अलावा किसी और ने नहीं पूछा, देखा? बताओ भाई, एक छोटा सा काम दिया था मैंने। मैम कैपिटल रिसिप्ट्स में हमारे ऊपर बर्डन आता है और हमको पे करना होता है ये। लाइबिलिटी नाम का वर्ड सुना है किसी ने? देयता बोलते हैं शायद उसे हिंदी में। यस मैम। सुना होगा सभी ने। क्या मैम? लाइबिलिटी वर्ड सुना है? लाइबिलिटी, देयता। यस मैम, यस और एक मैम। असेस्ट भी होता है, इसी को बोलते हैं शायद। नहीं, एसेट अलग चीज होती है। कि हमारी कैपिटल रिसिप्ट है उसमें हमें पे करना होता है, हमारी लायबिलिटी होती है। अच्छे से पता करके आना सभी। आज तो मेरे ख्याल से सभी नहीं पता करके आए हैं। मैंने थोड़ा आइडिया दे दिया है इसमें। आपका कैपिटल की जब आप बात करते हो ना, तो उसमें कहीं पे पता है बात क्या है, जब कैपिटल रिसीट की बात कर रहे हो ना, दैट मीन्स आपकी कोई एसेट बन रही होती है उस टाइम पे। अब एसेट का आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलते हैं उसे। और जब आप कह रहे हो ना कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या फिर की बात कर रहे हो, तो उसको यानी कि कैपिटल पेमेंट्स की आप बात कर रहे हो, दैट मीन्स जब वो चीज होती है तब आपकी कोई लायबिलिटी बन रही होती है। अच्छे से पता करके आना, बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड ही रहते हैं। लायबिलिटी और एसेट्स वर्ड का यूज करके ही कैपिटल नेचर की आप बात करते हो। नहीं होता है तो मंडे को फिर मैं बताती हूँ।
ठीक है, जिसको जितना समझ में आए उतना इसको एक बार देख के जरूर आना। और मैम ये टेबल है इसके, ये 11th प्लान दे रखे हैं, 11th प्लान तक की करने हैं क्या? नहीं नहीं, ये एक्चुअली ये जो फोटो क्लिक करके मैंने तुम्हें सेंड कर रखी है ना, ये पुरानी बुक है, तो उस टाइम तक शायद 12th 5 ईयर प्लान पूरा हुआ नहीं था जिस टाइम पे बुक छपी थी। तो ये हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स है ना, जिनके पास नई बुक है, हिंदी वाले क्या, जो इंग्लिश की भी जिनके पास नई बुक है ना, मेरे पास ये जो बुक है ना ये पुरानी है, तो तुम एक बार मांग लेना किसी से ये फोटो, इसमें 12th 5 ईयर प्लान और ऐड कर देना इसमें। ठीक है ना? मैम ये टेबल याद करनी है क्या एग्जाम के लिए? भाई बताया तो, पूरी फिगर्स कैसे याद करोगे, तुम्हें मेन ये ध्यान रखना है, एक आधी याद कर लेना जो थोड़ा बहुत ध्यान रह जाए, बस इतना ध्यान रख लेना कि फेवरेबल कब था और अनफेवरेबल कब था। ठीक है? और इसमें जैसे कि जो थोड़े बहुत और पॉइंट दे रखे हैं ना, कि उस फेवरेबल और अनफेवरेबल के रीजन भी तो दे रखे होंगे साथ में, कि भाई था क्यों ऐसा, तो मोटा मोटी तो रीजन है ना हर पॉइंट में दे रखे हैं। जैसे कि आपका जो प्री प्लानिंग पीरियड है उसमें बोल रखा है कि भाई अनफेवरेबल था, क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे ना ये जैसे कि हमने जूट के, कॉटन के या फूड ग्रेन्स का काफी ज्यादा इम्पोर्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे पार्टीशन हुआ था। जो मेनली, क्योंकि आप सभी को पता है पाकिस्तान वाला जो रीजन है, जो एरिया है, काफी फर्टाइल है और काफी सारे रिसोर्सेज हमारे उस टाइम पे वहां चले गए थे, पाकिस्तान वाले रीजन में चले गए थे। तो जो इस टाइप की चीजें हैं जैसे कि जूट, कॉटन, फूड ग्रेन्स, इनका हमें क्या करना पड़ गया था उस टाइम पे, इंपोर्ट करना पड़ गया। अब इंपोर्ट करोगे तो एक बात बताओ, रिसीट बढ़ेंगे? ये प्लीज अपने माइक म्यूट रखो सभी। अब इंपोर्ट करोगे तो एक बात बताओ, ऑब्वियसली बात है, खर्चे ज्यादा होंगे, यानी कि आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट में सिचुएशन कैसी बन जाएगी, अनफेवरेबल बन जाएगी। तो इस तरीके से करके ना तुम्हें पॉइंट्स भी दे रखे हैं उसमें साथ के साथ, ये चीज खुद पढ़ो, क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, और थोड़ा बहुत खुद भी मेहनत करनी शुरू करो। अच्छा चलो एक काम करें, बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा होगा तो एक आपका वो बना लेते हैं, क्या बोलते हैं इसे, मैम एक असाइनमेंट कर लेते हैं। आवाज नहीं आई मैम। मैं ये बोल रही हूँ कि जब बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला चैप्टर पूरा हो जाएगा ना, और उसके बाद चलो एक चैप्टर और आपका, कौन सा चैप्टर, ये वाला जो प्रोटेक्शन ऑफ फ्री ट्रेड वर्सेस प्रोटेक्शन वाला जो चैप्टर, अगर जब पूरा हो जाएगा ना, तब आपका तैयार रहना एक असाइनमेंट के लिए। ठीक है? उस टाइम पे आपको एक असाइनमेंट बता दूंगी। ओके मैम। उसके मैम बाद कैपिटल बता दो। अभी आज सारे देख के नहीं आए, जब सारे देख के नहीं आए तो मैं कैसे बता दूं? कैपिटल मैम पूंजी होता है, मतलब पैसा। समझ नहीं आया भैया, दोबारा बोलो। मैम मतलब कैपिटल मतलब पैसा। नहीं 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 नहीं, मतलब ठीक है पैसा होता है, लेकिन एक बात बताओ, वैसे तो हम इसको पूंजी को हम पैसा ही मानते हैं, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जो आपका करंट अकाउंट है ना, दो अकाउंट हुए यहाँ पे, करंट अकाउंट और कौन सा अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, है ना, लेकिन करंट अकाउंट में भी तो पैसे ही होंगे, तो कैपिटल वाले से कैसे डिफरेंस है, यही तो मैंने पूछने तुम लोगों को पता करने के लिए बोला था, कि करंट अकाउंट में भी ऑब्वियसली बात है पैसे ही है, ठीक है, कैपिटल में भी पैसे हैं, तो डिफरेंस क्या है दोनों में, यही तो पता करना था तुम लोगों को। करंट अकाउंट में तो विजिबल आइटम्स और ये हैं बैंकिंग। विजिबल आइटम की वैल्यू है वहां पे, विजिबल और इनविजिबल आइटम्स की। कल बताया था मैंने आपको कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो, अब एक बात बताओ, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है एक तरीके से, है ना, अकाउंट में कहीं तुम क्वांटिटी कहीं पे भी मेंशन करते हो, मेनली तो वहां पे आप यही मेंशन करते हो ना कि कितना आपके पास एक तरीके से पैसा है, अकाउंट यही तो चीज शो करती है ना, तो यानी कि जो करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट में विजिबल और इनविजिबल आइटम्स की वैल्यू लिखते हो आप, और कैपिटल अकाउंट में आप कैपिटल नेचर की आप ट्रांजेक्शन नोट करते हो। तो यही तो मैंने बोला था कि कैपिटल नेचर की ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है, ये तो पता करना था तुम लोगों इसका को। मतलब ये होगा कि शायद हम कितना उधार ले रहे हैं
तो हमारे यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है। शायद नहीं, कंफर्म पता करके आना। मैम ठीक है, मैम तो होता है जो हम निवेश करते हैं, और एक कैपिटल होते हैं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर, जो हमारी बिग मशीनरी होती है वो हमारे लिए कैपिटल होती है। ऐसा डिफरेंट थिंग, उसका यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट से कोई लेना देना नहीं है। वो है वो चीज करते हैं। मैं क्यों बताऊँ, पहले भी सारे पता करके आओ फिर बताऊंगी। मैम हमने तो बता दिया, मैम इतना ही पता। मैम उसका जो भुगतान करते हैं वो कैपिटल पेमेंट होता है। यस मैम, सही बोल रही है ये। कोई मैम नहीं बता। देखा था कैपिटल रिसिप्ट में तो वो लोन वगैरह कह रहे थे। अच्छा, पहले मैं ये भी चीज बताऊंगी, पहले इसके जो फेवरेबल्स है ना, ये कॉजेज हैं इसके जो फेवरेबल और अनफेवरेबल, इसकी एक बार जल्दी से देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे मैं तुम्हें ये बता देती हूँ। ठीक है, ठीक है मैम। देखो पहला है आपका, अब ये जो हमने बात करी ना कि इतना सारा, मतलब हमने बोला कि भाई आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें क्या है, आपका अनफेवरेबल चल रहा है वो, है ना, हमने ये बात करी। अब लेकिन ये अनफेवरेबल क्यों था, क्या रीजन रहे हैं, उसके कुछ पॉइंट दे रखे हैं। पहला पॉइंट है आपका इंपोर्ट ऑफ मशीनरी। सभी को पता है सेकंड 5 ईयर प्लान जो था ना आपका, सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम पे आपका सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या था, मेनली फोकस किसके ऊपर किया गया था, इंडस्ट्रियलाइजेशन पे किया गया था मेनली फोकस। ठीक है, औद्योगिकरण पे किया गया था। तो अब ऐसी कंडीशन में जब अगर आपको औद्योगिकरण करना है, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, तो एक बात बताओ, मशीन चाहिएगी। और हमारी कंट्री, हमें पता है कि इतनी सक्षम नहीं है, और उस टाइम पे मतलब नहीं थी कि आप सारी की सारी मशीन्स अपने, ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी कि हम मशीन्स अपने यहाँ पे प्रोड्यूस कर लें। तो उसके लिए मशीन्स हमें लेके आनी पड़ी, कहाँ से, फॉरेन से हमें इंपोर्ट करनी पड़ी। ठीक है, उस टाइम पे हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण भी काफी ज्यादा हमारी जो मशीन थी उनका हार्श हुआ था, यानी कि डेप्रिसिएशन हुआ था, काफी ज्यादा वियर टियर हो गया था उनका। इसीलिए भी हमें क्या करना पड़ा था, उनको रिप्लेस करना पड़ा था, रिप्लेस करके नई मशीन लेके आनी पड़ी थी, और नई मशीन हमें इम्पोर्ट करनी पड़ी थी। तो और इम्पोर्ट आपको जब ये करना पड़ रहा है, और वो भी खासकर मशीनरी, दैट मीन्स आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इसके कारण क्या हुआ था, काफी अनफेवरेबल हो गया था, यानी कि उसमें डेफिसिट की कंडीशन हो गई थी। सेकेंड पॉइंट है इसका इंपोर्ट ऑफ वॉर इक्विपमेंट्स। ठीक है, अब आपको क्या, देखो उस टाइम पे अपनी कंट्री को, जो आपके नेबर कंट्री से चाइना और पाकिस्तान, ठीक है, उनसे ऑब्वियसली बात है, डिफेंड करने के लिए, उनसे अपने आप को बचाने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ता था। ठीक है, अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ रहा है, था भी नहीं, अभी भी चाहिए। तो इसीलिए हमें उस टाइम पे बहुत ज्यादा वॉर इक्विपमेंट्स, यानी कि जो युद्ध में जो भी सामान इस्तेमाल होता है, जो मशीनरी इस्तेमाल होती है, जो गन्स वगैरह इस्तेमाल होते हैं, उसको भी इंपोर्ट उस टाइम पे हमें करना पड़ा था, जिसके कारण अपना जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो असंतुलन की स्थिति में आ गया था। उसके बाद बोल रखा है इसने मोर डिमांड ऑफ कंजम्पशन गुड्स। तो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ ना इस टाइप की सामान की जरूरत ही नहीं हमें पड़ रही थी, बल्कि जो हमारे कंजम्पशन की गुड्स होती हैं, जो डेली में हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, ठीक है, उन वस्तुओं की भी हमें जरूरत पड़ रही थी। और हमारी कंट्री उस टाइम पे इतनी सक्षम नहीं थी कि उनको अपना सिर्फ और सिर्फ इंडिया में उनका प्रोडक्शन कर सके। तो ऐसी चीजें जैसे कि ये तेल हो गया, ऑयल सीड्स वगैरह हो गया, आयरन और टी, इन सब का भी क्या करना पड़ा था, इंडिया को इंपोर्ट करना शुरू करना पड़ गया था। ठीक है, जिसका पहले वो एक्सपोर्ट करता था, बट उस टाइम पे इसका भी उसको क्या करना पड़ गया था, इंपोर्ट करना शुरू करना पड़ गया था। ठीक है, उसके बाद प्राइस डिसइक्विलिब्रियम दे रखा है, यानी कि मूल्य असंतुलन। तो इसने बोला कि जो देखो जो फिस्कल कमीशन थी ना, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बोला कि 1945 से आपके डोमेस्टिक जो प्राइसेस होते हैं गुड्स के, यानी कि जो घरेलू क्या बोलते हैं, घरेलू उत्पाद जो होते हैं, घरेलू जो कीमत है उत्पादों की, वो, और जो आपके क्या नाम है गुड्स जो आप क्या नाम है ट्रेड कर रहे हो, फॉरेन ट्रेड में कर रहे हो, उनके बीच में डिफरेंस था काफी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ जब वर्ल्ड वॉर सेकंड हुआ ना, तो उसके कारण क्या, आपके जो ऑब्वियसली पता, आप सभी को पता है वॉर की जो कंडीशंस होती हैं, वॉर के टाइम पे चीजों के प्राइसेस बढ़ते ही हैं।
क्यों? क्योंकि उनकी शॉर्टेज होती है, शॉर्टेज होगी तो एक बात बताओ, प्राइसेस बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगी तो उसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ेगा, है ना। कंसिस्टेंटली प्राइसेस बढ़ना आपको इन्फ्लेशन की तरफ लेके जाता है, और इसके कारण भी आपके क्या इन्फ्लेशन होगा, यानी कि प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है इंपोर्ट आपके इंक्रीज होंगे, उस टाइम पे एक्सपोर्ट क्या हो जाएंगे, आपके डिक्रीज हो जाएंगे। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। अगर इन्फ्लेशन की कंडीशन होती है तो उस टाइम पे आपके इंपोर्ट ज्यादा होंगे और एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे कंपैरेटिवली। तो इसके कारण डिप्रेशन टाइम आता है वो इसी में आता है ना, क्या चीज? डिप्रेशन टाइम आ जाता है मैम इन्फ्लेशन के कारण। मैं समझ नहीं पाई आपका क्वेश्चन बंता। मैम वॉर के टाइम पे डिप्रेशन टाइम को मैम डिप्रेशन, जिसमें है ना, यस मैम देखो डिप्रेशन वॉर टाइम के नहीं आ टाइम जाता है क्या? पे, मेरी बात सुनो, वॉर के टाइम पे डिप्रेशन की सिचुएशन कैसे आ पाएंगी? मतलब अगर मार्केट की बात करें तो प्राइसेस बढ़ेंगे। हाँ देखो, वो अल्टीमेटली लीड करेंगे अदर थिंग्स को, बट द थिंग इज कि स्टार्टिंग में तो एक बार इन्फ्लेशन ही आएगा ना, क्योंकि प्राइसेस बढ़ेंगे तो इन्फ्लेशन आएगा। उसके कारण, हाँ, उसके बाद अगर उनको जॉब लॉसेस हो रहे हैं ऑल दैट थिंग, हाँ, वो चीजें आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाएंगी, ऑब्वियसली बात है। बट यहाँ पे जो मैं बोलने की कोशिश करना चाह रही हूँ वो यही है कि प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है इन्फ्लेशन होगा, उसके कारण, और इन्फ्लेशन होगा तो उसके कारण क्या होंगे, इम्पोर्ट हमारे कंपैरेटिवली ज्यादा हो जाएंगे एक्सपोर्ट से, क्योंकि एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे हमारे, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं वो क्या हो रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो फॉरेन जो हमारे परचेजर्स थे, जो फॉरेन हमारे हमारे जो चीजों को जो उपभोग कर रहे थे, वो ऑब्वियसली बात है उन चीजों का कम यूज करेंगे, क्योंकि उनके लिए वो चीजें महंगी हो जाएंगी। ये चीजें हम सारी पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एम्बेसीज, एम्बेसीज को हम बोलते हैं दूतावास। अब एक बात बताओ, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया था तो सभी को पता है कि हमारी ना कंट्री की एम्बेसीज अलग अलग कंट्रियों में है, ठीक है, दूतावास जिसे हम बोलते हैं। दूसरे लोगों की जो दूसरे जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनकी एम्बेसीज भी हमारे यहाँ पे हैं। अब एम्बेसीज जो हम बना रही हैं वहाँ पे, उसका खर्चा तो कोई देगा, कौन देगा? ऑब्वियसली बात है हम देंगे। तो एम्बेसी सेटअप करना एक कंट्री में, मतलब दूसरी कंट्री में एम्बेसीज को सेटअप करना काफी ज्यादा खर्चीला होता है, जिसके कारण हमारा ऑब्वियसली बात है एक्सपेंडिचर वाला जो हमारा कह सकते हैं साइड है वो क्या हो जाता है, उसमें ऑब्वियसली बात है हमारे एक्सपेंडिचर जिसके कारण बढ़ते हैं। दूतावास में काफी ज्यादा खर्चा आता है और दूतावास बनाना भी जरूरी होता है, तो उसके कारण भी, और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो नई नई एम्बेसीज उनको सेटअप करनी पड़ रही थी, ठीक है, तो इसके कारण भी हमारे खर्चे बढ़ गए थे। उसके बाद फॉरेन कंपटीशन, तो देखो ऑब्वियसली बात है पहले तो ना इंडिया ही था जो मेनली जूट और टी और ये टेक्सटाइल्स वगैरह में ना में एक्सपोर्ट करता था, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे मार्केट में कंपटीशन आने लगा, जैसे कि बांग्लादेश है उसने जूट का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, श्रीलंका है उसने, और जैसे इंडोनेशिया है इन्होंने टी का, कोरिया और चाइना है उन्होंने क्लोथ का एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो जब ऑब्वियसली बात है मार्केट में कंपटीशन आएगा तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे ही होंगे, है ना, क्योंकि अब लोगों को ऑप्शन ज्यादा मिलेंगे तो ऑब्वियसली बात है हमारी मार्केट कम होगी, हमारी मार्केट कम होगी तो दैट मीन्स हमारे एक्सपोर्ट कम हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट कम होंगे तो हमारी ऑब्वियसली बात है क्या है, हमारी रेवेन्यू आनी कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है प्राइस ऑफ पेट्रोल, तो इन्होंने अलग अलग टाइम पीरियड दे रखे हैं। इस टाइम पे हमारे जो क्या बोलते हैं प्राइसेस थे पेट्रोल के वो काफी ज्यादा बढ़ गए थे, और जिसके कारण भी हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो क्या है, काफी ज्यादा क्या हुआ, डिसइक्विलिब्रियम में आ गया था उसके कारण भी। फिर बताया इसे फॉरेन डेट, तो अब देखो क्या नाम है, जो 2010 की इसने डाटा ले रखा है, एक सेकेंड, 15-16 इसमें पुराने डाटाज हैं, नई बुक में देखना तो दिखा हुआ है कि जो 15-16 का टाइम पीरियड था ना, उस टाइम पे हमारे जो टोटल हमारा डेट था, यानी कि जो ऋण ले रखा था हमने बाहर फॉरेन कंट्री से, वो कितना था हमारा, 32,23,020 करोड़ रुपए। इतना हमने क्या कर रखा था, गवर्नमेंट बाहर के लोन्स, मतलब फॉरेन लोन्स ले रखे थे, बाकी कंट्री से हमने लोन ले रखे थे, ठीक है। और ये जो
मैम मैम लेफ्ट हो आपकी आवाज नहीं आ रही। लेफ्ट अरे हो मैम लेफ्ट हो गई। ग्रुप में मैम को बता दो। मैं बताती हूँ। को पर ममता मैम के पास मैसेज, मैम का मैसेज आ गया क्या? आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे किसकी? हम बात कर रहे थे फॉरेन डेट की। तो जो इतना ज्यादा अगर हमने डेट ले रखा है, यानी कि ऋण ले रखा है, जो कि इसमें इसका अकॉर्डिंग से बता रहे थे कि हमारे जीडीपी का 18.1% है, तो ऑब्वियसली बात है अब ऋण के ऊपर आपको ऋण चलो ठीक है आपको एक बार नहीं भी चुकाना हो, लेकिन इंटरेस्ट जो उसके ऊपर, जो क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्याज। ब्याज। ब्याज ब्याज जो इंटरेस्ट के ऊपर जो ब्याज जा रहा है वो तो हर साल जाएगा ना। ब्याज तो ऐसा नहीं है कि एक साल इस कोई बात नहीं आगे चुका देगा कुछ और, ब्याज हर साल जाएगा। तो ये जो आपका जो इंटरेस्ट का जो खर्चा होता है ना, ये भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट पे डालता है, ठीक है, जिसके कारण आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम में जाता है, क्योंकि हमारे जो लोन है वो बहुत ज्यादा है। उसके बाद है लेस ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। तो इसने बोल रखा है कि इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट है ना हमारे, वो बहुत कम हमारे बढ़े हैं, ठीक है। यानी कि जो गैप है ना इसके बीच में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, ये फर्दर अभी बढ़ता भी जा रहा है, जिसके कारण आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर क्या नाम जो इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यानी कि इंपोर्ट जहां बढ़ना आपके एक्सपोर्ट चाहिए थे, बट एक्सपोर्ट की बजाय आपके इंपोर्ट ज्यादा बढ़ रहे हैं, और एक्सपोर्ट जिस ग्रोथ के साथ बढ़ने चाहिए थे ना, उस ग्रोथ के साथ वो बढ़ नहीं रहे, ठीक है। इसमें फिर उन्होंने लिखा हुआ है कि देखो जैसे कि फोर्थ और फिफ्थ प्लान के टाइम पे ना एक बार हमारा इक्विलिब्रियम में आ गया था बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन सिक्स प्लान में दोबारा से ये अनफेवरेबल हो गया, तो तब से अनफेवरेबल चलता ही आ रहा है, एक बार भी फेवरेबल हुआ नहीं है। फिर इसके बाद एक गल्फ वॉर दिखा रखी है, सॉरी गल्फ वॉर बता रखी है। गल्फ वॉर क्या है? खाड़ी युद्ध, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या है कि ये ना इराक और काफी सारी वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में ना कुछ वॉर हुई थी, ठीक है, गल्फ वॉर जिसे हम बोलते हैं। उसने भी इंडिया के बैलेंस ऑफ पेमेंट को बहुत ज्यादा इफेक्ट किया, क्योंकि एक तरफ से देखो क्या हुआ कि जो प्राइसेस थे पेट्रोल के, क्योंकि मेनली जो हमारे जो पेट्रोल वगैरह वो कहाँ से आते हैं, वो इन सारी कंट्री से ही आते हैं, ये इराक और इस टाइप की वेस्टर्न जो कंट्रीज है उनके बीच में से ही, ये इराक ईरान वाली जो कंट्रीज होती है वहां से आते हैं। तो अगर वहां पे वॉर की कंडीशन होंगी तो एक बात बताओ, वैसी बात है, अगर वहां पे प्राइसेस बढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल तो हमारा अल्टीमेटली वहीं से आ रहा है, तो पेट्रोल के प्राइसेस फिर हमारे यहाँ पे बढ़ जाएंगे ना, ठीक है। तो एक तो क्या हुआ कि आपके पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, दूसरा जो आपके इंडियंस जो उस एरिया में काम कर रहे थे, जैसे कुवैत और इराक वगैरह में थे, उनको जो रेमिटेंसेस मिलते थे, यानी कि जो रेमिटेंसेस को हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, जो वो लोग क्या नाम है क्या कर रहे थे वहां पे, जो लोग काम कर रहे थे इंडियंस लोग जो गल्फ एरिया में काम कर रहे थे, और जो वहां से जो लोग वो पैसा भेजते थे, ठीक है, वो क्या कर रहे थे, अब वो पैसा नहीं भेज पा रहे थे। दूसरा जो इस टाइम से क्या बोलते हैं, जो ये रेमिटेंसेस जो आती हैं, रेमिटेंसेस को हिंदी में क्या बोलते हैं जरा बताएगा कोई? मैम सुख सुविधाएं। रेमिटेंसेस बेसिकली होती है कि वो ऐसी मनी जो बेसिकली आप एज अ गिफ्ट भेजते हो किसी को, ठीक है, मतलब अगर कोई इंडियन बाहर के एरिया में काम कर रहा है और वो यहाँ पे इंडिया में अगर कोई ऐसा पेमेंट वगैरह दे रहा है तो उसको वो बोल देगा रेमिटेंसेस।
ठीक है, तो ये बोल रहा था कि प्रेषण बोलते हैं हिंदी में इसे, ठीक है। तो इसने बोला कि वो चीज भी उसके कारण बंद हो गई थी और अल्टीमेटली इसके कारण भी क्या हुआ था, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में, क्योंकि देखो वो एक तरीके से हमारी रिसीट थी, ठीक है। अब रिसीट्स हमारी अगर बंद हो जाएंगी तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर से हमारा डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद इसने बोला डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, यानी कि सोवियत संघ का विघटन। तो क्या हुआ था कि काफी ज्यादा ना यूएसएसआर के साथ हमारी इंडिया के काफी ज्यादा फॉरेन ट्रेड थे, और जब उसका डिसइंटीग्रेट हुआ था, यानी कि जब वो उसका विघटन हो गया था, तो उसके कारण भी ऑब्वियसली बात है, जब अगर हमारी ऐसा कोई ट्रेडिंग पार्टनर हमारा जो उससे हमारा ट्रेड बहुत ज्यादा होता है, अगर वो ही नहीं रहेगा, उसका ही विघटन हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो ऑब्वियसली बात है उसके कारण भी हमारे फॉरेन के जो ट्रेड है उसके ऊपर काफी ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट पड़ेगा। एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा यानी कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है। आई बात समझ में? यस मैम। यस मैम। स्क्रीन शेयर नहीं थी क्या? नो मैम। अच्छा, आपकी आवाज भी मैम बहुत स्लो ही आ रही है। स्लो आ रही है? नो मैम। आ रही है, चलो इस